क्या आपको कभी यह एहसास हुआ था कि आपका रैंक 1 आ सकता है सीजी सेट में? आपने पहले ही कहा कि आप नेट की तैयारी कर रहे थे, तो क्या नेट के साथ सीजी सेट करना आसान होता है? क्या दोनों के लिए एक ही रास्ता होता है या कोई अलग से तैयारी करनी होती है इस सेट की तैयारी के लिए? सीजी व्यापम पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि अचानक से इस तरह से वो रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि पिछले 10 महीने 10.5 महीने से हम इसी चीज का वेट कर रहे हैं। जय मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के इस खास एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस एपिसोड में हम लेकर आते हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिन्होंने संघर्ष से सफलता की एक नई इमारत रची है। और आज हमारे बीच एक ऐसा ही व्यक्तित्व मौजूद है जो हाल में हुए सीजी सेट 2024 में फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में रैंक 1 हासिल किया है। और ना सिर्फ रैंक 1 है उनका, वो नेट जेआरएफ भी हैं और अभी आईआईटी भिलाई जैसे इंस्टीट्यूट से पीएचडी भी कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे बीच चंद्रभान जी का। एक बार फिर से मैं सामर्थ्य एकेडमी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सीजी सेट 2024 में रैंक 1 हासिल किया है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि मैं तो और हमारा एकेडमी आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता है, आप हमारे एकेडमी में फिजिक्स भी पढ़ा रहे थे, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए अपने बारे में एक संक्षिप्त में जानकारी दें। जी ठीक है। तो मैंने अपनी स्कूलिंग दुर्ग से की है। स्कूल का नाम झाड़ू राम देवांगन। मैंने फिर अपनी फंडामेंटल साइंस के लिए बीएससी की पढ़ाई साइंस कॉलेज दुर्ग से कंप्लीट की। उसके बाद मास्टर्स के लिए मैं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स चला गया। एंड 2 साल वहाँ अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आइजर मोहाली जैसे संस्थान से पीएचडी करने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी मैंने गैप की और उसके बाद मैंने करीबन 2.5 साल आइजर मोहाली में पीएचडी की और फिर कुछ कारणों की वजह से वापस यहाँ आईआईटी भिलाई में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आईआईटी भिलाई से पीएचडी परस्यू कर सकूं, तो मैं इधर आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि ये सच में जो मैंने डिफाइन किया था संघर्ष से सफलता की कहानी है। एक छोटे से स्कूल सरकारी संस्थान जेआरडी से निकलकर आइजर मोहाली, आइजर का मतलब है कि आप रिसर्च की दुनिया में जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है आप वहां जाकर रिसर्च कर रहे हो, उसके बाद आईआईटी भिलाई जैसे संस्था से आप रिसर्च करने का अवसर मिल रहा है आपको। तो ये सच में जो बच्चे मुझे आज देख रहे हैं उनके लिए सच में इंस्पिरेशन का काम करेगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं लगाते हैं और हम रिजल्ट के उस मंजर की ओर चलते हैं। क्या आपको कभी यह एहसास हुआ था कि आपका रैंक 1 आ सकता है सीजी सेट में? ऑनेस्टली आई से नो, बिल्कुल भी नहीं। जबकि मैं इसके इतर एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं स्पेसिफिकली, अगर मैं मेनली कहूं तो मैं नेट जेआरएफ पे फोकस था। और सेट के साथ सबसे अच्छी बात कह लो या सबसे अनफॉर्चुनेट बात आप ये कह लो कि वहां कोने कोने से क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि नेट जेआरएफ का सिलेबस थोड़ा कॉम्पैक्ट है। तो उस समय तो मैं इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था कि मैं सेट निकाल भी सकता हूं, है ना। और पिछले बार जो सेट का जो खौफ था कि मेरा कुछ मार्क्स से सेट रह गया था, लगभग 6 मार्क्स से, तो वो खौफ भी था। तो मैं कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं था, बट रिजल्ट आया तो ये तो मेरे लिए भी शॉकिंग था थोड़ा। नहीं तो देखो, इससे क्या समझ आ रहा है कि जिस व्यक्ति का रैंक 1 आया है उसे भी ये नहीं पता था एग्जाम से पहले कि रैंक 1, इवन रैंक 1 की बात हम कर रहे हैं कि वो पास भी हो पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी, ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट कैसे होना है, कर्म पर ही फोकस करना है। तो चलिए, आपने जैसा कहा कि आपको ये उम्मीद नहीं थी कि रैंक 1 आएगा, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि रिजल्ट वाले दिन आप क्या कर रहे थे जब ये रिजल्ट आया और क्या रिएक्शन था आपका, और आपने सबसे पहले ये न्यूज किसके साथ शेयर की? ऑनेस्टली आई से रिजल्ट वाला डे, अगर आप सभी को पता हो, 3 जून की बात है और उस दिन था फाइनल, आईपीएल फाइनल। तो हम सब आईपीएल फाइनल देखने में मगन थे। और एक चीज आलोचना करते हुए मैं ये कहूंगा कि सीजी व्यापम पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था
कि अचानक से इस तरह से वो रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि पिछले 10 महीने 10.5 महीने से हम इसी चीज का वेट कर रहे हैं। तो हाँ, अब चलते आईपीएल में सबसे पहले जब रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने सबसे पहले मेरे परम मित्र को फोन किया, जिसका नाम है आशीष देवांगन, जो हमारे साथ बैठे हैं। सो मैंने फोन किया कि आप अपना रिजल्ट चेक करें, मेरा भी रिजल्ट आ चुका है, और इन्हें कुछ नेटवर्क इशू हो रही थी, तो मैंने ही इनका रिजल्ट चेक किया। सबसे पहले मैंने इन्हीं का रिजल्ट चेक किया, और इनका रिजल्ट भी देखा जाए तो कम नहीं है, बहुत धमाकेदार है। 8th रैंक इन छत्तीसगढ़ इन सीजी सेट केमिस्ट्री सब्जेक्ट। सो आपको भी बधाई हो आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड रिजल्ट आने के बाद माहौल काफी अच्छा था। फिर घर में मैंने सभी को बताया कि रिजल्ट इस तरह से आया, वो भी काफी खुश थे। उसके बाद मेरे दोस्तों के फोन्स भी आने लगे, एंड इस तरह का सिलसिला रहा उस रात। तो ये तो रहा रिजल्ट के बाद का एक्सपीरियंस। आप सबको भी अगर ये एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको भी उस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए, अब मेहनत की बात आ ही गई है, तो हम सर से जान लेते हैं, पूछ लेते हैं कि किस प्रकार की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके सीजी सेट के लिए। और जैसा कि आपने पहले ही कहा कि आप नेट की तैयारी कर रहे थे, तो क्या नेट के साथ सीजी सेट करना आसान होता है? क्या दोनों के लिए एक ही रास्ता होता है, या कोई अलग से तैयारी करनी होती है इस सेट की तैयारी के लिए? ठीक है, तो सीजी सेट और जेआरएफ, नेट जेआरएफ, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो नेट जेआरएफ का सिलेबस थोड़ा कॉम्पैक्ट है बजाय सीजी सेट के। सो कहने का मतलब ये है कि लगभग 70 to 80% जो सिलेबस है सेट का, वो नेट का सिलेबस है। सीजी सेट में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो अदर्स होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन उठा के पूछ दिए जाते हैं। तो सेट के साथ दिक्कत ये है कि आपको बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करना पड़ता है। लेकिन नेट के साथ ये है कि आपको डीप में पढ़ना पड़ता है, बट आपको कॉम्पैक्ट अगर स्टडी करनी है, या फिर आप एक कॉम्पैक्ट स्टडी कर लिए, तो आई थिंक वो इनफ है नेट और नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए। जैसा कि सर ने कहा, एक जो बेसिक डिफरेंस जो मुझे नजर आता है नेट और सेट में, नेट में क्या होता है कि हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक की तैयारी करके उसको निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं कि आपको 10 में से 5 क्वेश्चन ही बनाने, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। बट सेट में ऐसा नहीं है, आपको 100 में से 100 क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो ये ऐसा होता है कि थोड़ा सा ज्यादा कवर करना होता है सेट में। तो इसलिए हल्का सा, जो लोग से भी आप बात करोगे, ऐसा बोलते हैं कि सेट ज्यादा डिफिकल्ट है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि लेवल के बेस पर वो थोड़ा कम डिफिकल्ट है। बाकी ऐसा देखा जाए दोनों का नेचर थोड़ा डिफरेंट है। जैसे सर आपने कहा कि आपने कोई स्पेसिफिक तैयारी तो नहीं की, बट फिर भी मैं आपका रिजल्ट देख रहा था, आपके 211 नंबर आए हैं, और पेपर 1 में वन ऑफ द हाईएस्ट है, हाईएस्ट तो नहीं, वन ऑफ द हाईएस्ट है, 73 मार्क्स आए हैं। तो आप क्या बोलना चाहोगे कि पेपर 1 की तैयारी कैसे की आपने? ओके, चूंकि मैं पिछले 3 साल से पीएचडी में हूं, 2.5 साल मैंने आइजर मोहाली में की, उसके बाद पिछले 6 महीने से मैं आईटी भिलाई में हूं। तो सेट में अच्छी बात यह है कि उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, या कह लो रिसर्च मेथोडोलॉजी, उससे क्वेश्चंस आते हैं कि आप अपना रिसर्च कैसे परस्यू करेंगे। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आप रिसर्च के करियर के दौरान आपको फेस करने पड़ते हैं, वहां से क्वेश्चन सेट में आते हैं। एज वेल एज जो रिसर्च में आप साइकोलॉजिकल कह लो, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसे सो कॉल्ड पेडागॉजी कहते हैं, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब ये जो 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स कह लो, इसके लिए तो मैं खुद ही प्रिपेयर था, मुझे ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट था। इसके साथ उसमें रीजनिंग, मैथ और कंप्रीहेंसिव चीजें आती हैं, तो वो तो इनबिल्ट है। जो हम फिजिक्स वाले हैं, जो मैथ वाले हैं, जो साइंस सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं, तो उनको एक खास बात, ये फायदा मिल जाता है कि वो अपने एप्टीट्यूड बेहतर तरीके से परस्यू कर पाए। तो मोटा मोटा देखा जाए तो मैंने रीजनिंग, मैथ और कंप्रीहेंसिव की तैयारी नहीं की थी, बट इन दोनों की तैयारी मैंने काफी की थी। और बाकी जो 2 हैं, चाहे वो पेडागॉजी कह लो या मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन कह लो, वो तो इनबिल्ट था। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर के केस में तो थोड़ा डिफरेंट था कि वो रिसर्च कर रहे थे, इसलिए इन सारी चीजों का उनको बहुत ज्यादा आइडिया था। बट जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली साइंस स्ट्रीम से,
क्या होता है कि हम नेट लगातार दिलाते रहते हैं, उसमें हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता, हम रिसर्च मेथोलॉजी नहीं पढ़ते, पेडागोजी नहीं पढ़ते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, कोठारी की किताब आती है, उस किताब को आप पढ़ लो, वहां से आपके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में अभी 2024 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में ये 4 पेपर तो आपको प्रीवियस ईयर के करके जाने हैं। उससे क्या होगा कि आपको एक लाइनअप समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार के, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो आने वाला जो सीजी सेट का एग्जाम है। तो सर ये तो रही हमारी पेपर 1 की बात। अब पेपर 2 की बात की जाए, फिजिक्स जैसा कि काफी कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, तो आपको इसकी तैयारी करने में क्या कठिनाई हुई और आपको सबसे ज्यादा कठिन टॉपिक कौन से लगे और उनको आपने कैसे ओवरकम किया? ओके, तो क्वेश्चन से थोड़ा सा डेविएट होके मैं कुछ कहूंगा। इस बार जो पेपर 2 है, जो कोर फिजिक्स का पेपर है सीजी सेट का, उसके साथ आप इसे अच्छी बात कह लो या बुरी बात कह लो, ये पर्सन पे डिपेंड करती है कि उसका प्रिपरेशन किस तरह से था। जो क्वेश्चंस आए थे वो नेट ओरिएंटेड थे, नेट जेआरएफ के ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। ये नहीं कहूंगा कि कठिन क्वेश्चन थे, क्योंकि नेट जेआरएफ में भी सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्होंने उन सरल क्वेश्चन से उठाकर डीप कॉन्सेप्ट से चीजें पूछी थी। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नेट से उठाए और सेट में डाल दिए, तो इसका फायदा मुझे हो गया। अब बात करें जो कठिन सब्जेक्ट हैं, चाहे आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स ले लो, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशंस काफी ज्यादा है, क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थे, जो यहाँ से क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की तो प्रैक्टिस काफी की है नेट जेआरएफ के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि इस बार फिजिक्स के लिए काफी फॉर्चुनेट बात ये थी जो नेट के लिए तैयारी कर रहे थे, कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिए, डायरेक्ट नेट के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठा के दे दिए, तो हमारे लिए तो काफी अच्छी बात हो गई। तो मुझे आपके इस आंसर से ये समझ में आ रहा है कि जो हम लोग बोलते रहते हैं हर बार क्लासेस में कि आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहां पर नेट और सेट दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना सर? मैं गलत नहीं बोल रहा हूं? जी बिल्कुल, जी है ना? तो ये चीज आपको आगे भी ध्यान रखनी है कि आपको सेट के 4 साल के, नेट के पिछले 5-10 साल के पेपर आपको करके ही जाने हैं। अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया तो आप उसको करके जाइए, उसके बिना आप जा रहे हो तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर करने वाले हो। तो ये रही हमारे प्रिपरेशन की बात। अब मैं चलूंगा उस ओर की, आखिर जो सीजी सेट रैंक 1 है और आपका जो नेट जेआरएफ है, उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा है आइजर मोहाली, आईआईटी भिलाई जैसे बड़े संस्था में पढ़ने का मौका। तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आईआईटी भिलाई जैसे संस्था में रिसर्च का कैसा माहौल है, कैसा वर्क एनवायरनमेंट है, क्या मोटिवेशंस है वहां पर? जी बिल्कुल। जब मैं रिसर्च को कंपेयर करता हूं जो नॉर्मल कॉलेजेस, लोकल कॉलेजेस या लोकल यूनिवर्सिटीज में होते हैं, और जो आईआईटीज, आइजर और बड़े प्रिविलेज इंस्टीट्यूट से होते हैं, तो डिफरेंस काफी ज्यादा है। सबसे पहला डिफरेंस है फैसिलिटीज का। जो आपके उपकरण होते हैं, जो मशीनें होती हैं, वो काफी एडवांस है, काफी अपडेटेड हैं, ना कि जो आप यूनिवर्सिटीज में, लोकल यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में देखते हैं उनके बजाय। तो आपको फैसिलिटी काफी अच्छी मिलती है, एक्सपोजर काफी अच्छा मिलता है। एक्सपोजर इन द सेंस हम ये कहें कि आपको लेट्स से आपके पर्टिकुलर कॉलेज में या फिर आप जहां से भी कर रहे हैं वहां पर आपको इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी नहीं है और किसी तरह की चीजें, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप कोलैब कर सकते हैं अदर इंस्टीट्यूट के साथ, काफी अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ। वहां जाकर आप अपना रिसर्च परस्यू कर सकते हैं कुछ महीनों के लिए, आप बाकी वापस आके आप अपना काम कंटिन्यू करें, वो तो होता रहता है। एज वेल एज माइंडसेट की बात, चूंकि वहां एक्सपोजर अच्छा है, फैसिलिटीज अच्छे हैं, स्टूडेंट्स काफी आते हैं वहां पे डिफरेंट स्टेट से, एज वेल एज उनके पास जेआरएफ और गेट, जेस्ट, ये जो बहुत ही जिसे सो कॉल्ड टफ एग्जाम कहा जाता है, वो क्लियर करके आए होते हैं हाईएस्ट रैंक वाले। तो उनके साथ आप जब डील करते हैं तो आपका माइंडसेट भी काफी डेवलप हो जाता है, फाइटिंग सा कह लो या फिर फोकस्ड हो जाता है कह लो, तो ये काफी बेनिफिट आपको मिलता है। मतलब ये है कि आप न सिर्फ एक टॉप के इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, बट ऐसे टॉप के लोगों से मिल रहे हो देश के, जो आपके फील्ड में आगे बढ़ने जा रहे हैं, और आपको ये समझ में आएगा कि आप असल में जब एक्चुअल फील्ड में उतरोगे तो किनके साथ आपकी लड़ाई है, एक्चुअल लड़ाई।
क्योंकि जो नॉर्मल कॉलेजेस में आपको लग रहा है कि जिसका रैंक 1 आ रहा है, जो टॉपर आ रहा है, वही असली फाइट है, बट वो असली फाइट नहीं है। आपको असली फाइट यहां पर देखने को मिलेगी। तो अगर आपको उस दौड़ में शामिल होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से ही ये चीजें हासिल हो सकती है। अब मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा। जैसे फिजिक्स, मैंने भी बीएससी तक फिजिक्स किया है, तो चाहे वो 11th हो, 12th हो, बीएससी हो, हमेशा मुझे कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुई कि हाँ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट वो एक क्लैरिटी जो होती है माइंड में, वो कभी नहीं आई। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि हम कैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को अचीव कर सकते हैं फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में? ओके, सो फिजिक्स के साथ, या फिर जब हम छोटे क्लास में होते हैं 11 12, है ना, तो चूंकि हम बहुत ही बेसिक स्तर से होके आए होते हैं, है ना, और मैं कहूंगा तो हम सीजी बोर्ड से आए हुए होते हैं, है ना, तो वहां पे हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस तरह की एजुकेशन फैसिलिटी हमें नहीं दी जाती है, हमेशा से यही हाल है। तो हम सबसे पहली बात हम मोटी सी बुक देखते हैं, वहीं पे हम घबरा जाते हैं। ये बिल्कुल होता है, ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। जब मैं 10th में था, मेरे जो बाकी दोस्त हुआ करते थे वो डरते थे, वो कहते थे अरे बाप रे, उसमें तो इतनी मोटी बुक होती है, उसमें कितने, हाँ, उसके लेसन के पीछे, चैप्टर के पीछे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे कवर होगा, नहीं लेंगे हम। तो इस तरह से होते थे। लेकिन जब आप घुसते हो पर्टिकुलर टॉपिक पे, चैप्टर्स पे, आप उसे पढ़ते हो, आप ये सोच के पढ़ते हो ऐसे कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, देन चीजें क्लियर होती जाती है। अगर इस माइंडसेट से पढ़ेंगे तो बिल्कुल होगा। और प्रैक्टिस आप करिए, प्रैक्टिस डेली करिए, प्रैक्टिस के लिए तो आप कोई और बहाना बना नहीं सकते। बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि न सिर्फ एक्सपीरियंस लोग, बल्कि जो बच्चे अभी एमएससी में है, जो स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और न सिर्फ सेट, आपने नेट का आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप नेट और सेट की एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी बताइए कि किस तरीके से कोई बच्चा अगर पहली बार आपको देख रहा है ना, वो यहां से अगर जाए तो उसको क्लैरिटी हो कि क्या चीजें करनी है और कैसे करनी है। ओके, तो चूंकि मैंने शुरुआत की थी नेट से, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैंने कोचिंग ली थी, है ना, मैंने 2020 में नेट की कोचिंग की थी, परंतु उस समय मैंने तैयारी में उतना ज्यादा फोकस नहीं किया था। बाकी नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए थे अपने, तो उस वे में देखा जाए तो मैंने अपने पुराने नोट्स ही पढ़े हैं। ठीक, तो अगर मैं कहूं तो आपके जो बेसिक्स बुक होते हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करना बहुत जरूरी मस्ट है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। डेफिनेटली इट इज मस्ट, है ना। और साथ ही साथ जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उसे बिल्कुल रीड करिए। आप देखेंगे, अगर आप एनालॉजी लगाएंगे, आप एक बार पीवाईक्यू आप देखें तो उससे आपको साफ पता चल जाएगा कौन से स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन स्पेसिफिक टॉपिक को जरूर करिए, उसमें महारत हासिल कर लीजिए, ये काफी होगा। इन सब के इतर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जो मैंने नेट में की, क्योंकि नेट में टाइमिंग की दिक्कत हमेशा हो जाती है, लोगों की शिकायतें रहती हैं, बट अगर सही मायनों में देखें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शंस बहुत मिलते हैं और मिनिमल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। मैंने हमेशा से जो गलती करते आई थी कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था, इस बार मैंने वो छोड़ा। इवन मैं जब सिलेबस की तैयारी पे था तो मैंने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं, वो 2 पोर्शन में बटा होता है, इलेक्ट्रोस्टैट एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैट वाला पोर्शन मेरा वीक पॉइंट था, ऐसा लगता था कि क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन हमेशा जब मैं छूता था एग्जाम में बैठे बैठे वो मेरा टाइम खा जाता। तो मैंने उसे कंप्लीटली प्रिपरेशन से ही हटा दिया, ताकि अगर प्रिपरेशन का ही एक्सपोजर नहीं है तो मैं अटेम्प्ट भी ना करूं इसे। एंड दैट इज वाई ये आप कह सकते हैं इस तरह से मेरा नेट निकला या सेट निकला, और यही स्ट्रेटेजी अगर आप रखेंगे तो आपको बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस आंसर के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा अंत में कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या आप पढ़ाई की ओर जाना चाहते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या आप रिसर्च में आगे बढ़कर साइंटिस्ट जैसा पोस्ट लेना चाहते हैं? क्या आपका आगे का एम है? ओके, तो जो आपने कहा वो तीनों का कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। ओके, ठीक, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है वो बेसिकली एक फैकल्टी जॉब है, बट एज वेल एज इस पे आप रिसर्च परस्यू भी करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप बच्चों को पीएचडीज कराते हैं, अदर प्रोजेक्ट्स आप उठाते हैं, है ना।
तो वहां पर जब आप इसे परस्यू करते हैं आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होता जाता है, और एक तरह से देखा जाए तो एक साइंटिस्ट की ही जॉब हो गई। तो ये काफी अच्छी जॉब है, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर परस्यू करना चाहूंगा। ये सब बात तो बहुत अच्छी लगी मुझे। अब मुझे आप ये बताओ कि रैंक 1 आए हुए आपको 10 से 12 दिन हो गए, आप हम सबको पार्टी कब देने वाले हो? मुझे लगता है जब तक बच्चे कमेंट सेक्शन में नहीं बोलेंगे आप हमें पार्टी नहीं देने वाले हो। क्या क्या बोलोगे, कब दे रहे हो पार्टी? मेरी इच्छा तो बहुत जल्द देने की है, लेकिन हम मिल ही कहाँ पा रहे हैं आशीष। अब आज हो गई मुलाकात? लेकिन आज बिल्कुल बहुत जल्द हम सारे दोस्त मिलेंगे और पार्टी करेंगे। तो जो मैंने शुरुआत में लाइन कही थी कि संघर्ष से सफलता, सर के लिए वो लाइन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बैठती है। जिनका सीजी सेट पिछले बार 6 नंबर से रुक गया हो, इस बार उन्होंने रैंक 1 हासिल किया। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं चंद्रभान से बोलना चाहूंगा कि आप अंत में जाते हुए हमारे जो विद्यार्थी हमको देख रहे हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? ओके, अगर जब मैं अपने भूतकाल को झांक के देखता हूँ तो वहां पे देखता हूँ मैंने फेलियर्स काफी देखे हैं। आई मीन कितने ही अटेम्प्ट्स मैंने नेट के दिए हैं और सेट के तो 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, 2 में से 1 निकला है। तो एक चीज समझ आता है कि पेशेंस रखना काफी जरूरी है। पेशेंस इज मस्ट। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप पेशेंस लैक करेंगे इसका मतलब ये आप हार मान गए, आप राह छोड़ देंगे एंड देन आप कोई दूसरी राह पकड़ लेंगे। हो सकता है थोड़ा सा और पेशेंस रखते, थोड़ी और कोशिश करते, थोड़ा सा और इवॉल्व करते अपने आप में, तो हो सकता था वो निकल जाता वो एग्जाम, बिल्कुल, या आप कामयाबी हासिल करते डेफिनेटली, बट वो नहीं हो पाता। सो इसलिए मस्ट है कि पेशेंस जरूर रखिए और प्रैक्टिस आप बिल्कुल करते रहिए, एक ना एक दिन जरूर होगा। और पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सामर्थ्य एकेडमी के दर्शकों के लिए इतनी इंसाइटफुल बातें करने के लिए। जो आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं वो जानना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे बच्चों को आज मिल पाई है। मैं एक बार फिर से सामर्थ्य एकेडमी की ओर से, सामर्थ्य एकेडमी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप आए और बच्चों के बीच अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आशीष। मिलते हैं।